हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ और बुक का नाम है BHDLA 138। तो ये हिंदी का सब्जेक्ट है आपका BHDLA 138। तो इसके अंदर जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने इसके अंदर रखे हैं। तो देखिए, चलिए आज की वीडियो को पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोड़ती पत्थर कविता का मूल भाव क्या है। जो आपकी कविता होगी आपके सब्जेक्ट के अंदर ये वाले चैप्टर होगा, तो उसका भाव बताना कि वो क्या कहना चाहता है तोड़ती हुई कवि पत्थर से। तो देखिए, आपको पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी के व्याकरण का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश की ग्रामर का सब्जेक्ट हो गया, उसमें एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको एक पैटर्न मिल जाता है इनों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन जो है चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको चेंज भी मिलेंगे। और जैसे कि आपका इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया इंग्लिश में, या हिंदी में कोई पैराग्राफ हो गया, वो भी सेम नहीं आता, वो भी चेंज आता है। ठीक है, कोई डायलॉग्स आ गए वो भी चेंज आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मत सोचना कि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में या फिर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट में सेम ही एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन आंसर नॉर्मल होंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे सेम। बट अगर जैसे कि अब इसके अंदर एक कविता का ये वाक्य पूछ ले, तोड़ती हुई कविता का, बट ये तोड़ती हुई पत्थर में आपका दूसरा भाव भी पूछ सकता है, दूसरा भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, बट ये है कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा उस बुक के अंदर क्या है, और कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको उस एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो इसमें जो निराला जी हैं, उन्होंने अपनी बचपन की जो बड़ी कठिनाइयों की समस्या थी उसके बारे में बताया है कि उन्होंने कितना इसमें संघर्ष किया है। उसको पूरा इसमें दर्शाया है कि जीवन में कितना संघर्ष झेलना पड़ता है और उसको किस कला से उसको दृष्टि को अपना निर्माण करना पड़ता है, मतलब कि आप अपना निर्माण करते हैं संघर्ष के बीच में। तो वही इसमें बताया कि उन्हों के साथ सामाजिक आर्थिक शोषण और जो रूढ़िवादी परंपरा होती है, इन सब के को परिवर्तन करने में उसको उनको कितना शोषण, मतलब कि कितना झेलना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बचपन में ये सब चीज़ें देखी। फिर उनके बाद उन्होंने सोचा कि इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए, मतलब कि इन सब चीज़ों को बदलना चाहिए, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया इन सब चीज़ों के ऊपर। तो वही इसमें मेन चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, उनकी लाइफ में कितनी ऊंचाई, मतलब कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। ठीक है, और एक तोड़ते, जब हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो हमको कितनी मेहनत लगती है, वही इसमें पूरा तात्पर्य है एक, कि मजदूर स्त्री जो होती है कि पत्थर को धूप में कैसे तोड़ती है, उसको कितनी कितनी चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, कितनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता है, वो इसमें बताया गया है। यात्रा तक की विशेषता आपको बतानी है कि क्या होता हो। तो इसमें ये है कि एक इस क्वेश्चन में ऐसे है कि जो भी आप साहित्य हैं या फिर जो भी आप किसी चीज़ का पढ़ते हैं, तो उसकी हर एक जो नॉलेज होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी विद्या जो होती है डिफरेंट होती है, उसकी अलग एक पहचान होती है। सब चीज़ें तो सेम नहीं होती। जैसे कि हम इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हिंदी में भी हम बहुत सारे गद्यांश पद्यांश या फिर हम व्याकरण या कुछ भी पढ़ते, तो उसकी हर एक की अलग विशेषता, अलग पहचान होती है, वो इसमें है। और इसके जो फैक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। किसी में हम कल्पना में अपनी बातों को लिखते हैं, आप देखते हैं ना कविता बहुत सारी कल्पना में लिखते हैं, कोई एकदम रियलिटी वाली लिखते हैं, कोई फैक्ट वाली, अलग अलग डिफरेंट लिखते हैं, तो वो सब इसमें है। फिर स्थानीयता क्या होती है, मतलब उसका मेन वो क्या होता है कि उसका मोटिव क्या होता है, कि मनोरंजन होता है। ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करना होता है, रीति रिवाजों को बताना होता है, रहन सहन को, हर एक चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट होता है। उनका मेन मोटिव क्या होता है कि ये सब चीज़ें इसमें बताना है, इन सब चीज़ों का चित्रण होता है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये बताया जाए कि हम कोई भी जब साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी बुक से कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बुक का मोटिव होता है। सब बुकें एक ही जैसी नहीं होती है, किसी का आइडिया डिफरेंट होता है। कोई व्यक्ति कोई एकदम पर्सनल अपनी चीज़ें उसमें बताता है कि मेरे साथ ऐसी बीती, कोई काल्पनिक रूप से अपनी चीज़ों को व्याकरण कर वो बताता है, और उसके अंदर सबका मोटिव भी अलग अलग होता है। किसी का होता है कि इंजॉय करवाना, जो पढ़ रहा है वो इंजॉय करें, किसी का होता है कि मोटिवेट हो, किसी का होता है कि वो चीज़ों को समझे जो रियल लाइफ है। तो सबका इसमें अलग अलग बताया गया है। तथ्यात्मक क्या होता है उसमें,
तथ्यात्मक में यह है कि उन्होंने यात्रा के दौरान जो भी ये जब बुक्स लिखते हैं, लेखक जो होते हैं, इन्हों की यात्रा के दौरान जो जो भी उन्हों के साथ घटित होते हैं, जो भी संबंध होते हैं, जो भी वो देखते हैं, सुनते, जो भी हो, तो अपना इतिहास, भूगोल सब उसमें रच डालते हैं। जो भी वो बुक्स लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें, तो उसमें वो सब कुछ बताते हैं। उन्होंने जो भी अनुभव किया होता है या फिर जो भी वो सोचते हैं, वो सब चीज़ें अपनी लिखते हैं उसमें। फिर इसमें आध्यात्मिकता जो होती है वो देखिए इसमें क्या होती है कि वो अपना दृश्य, जो भी वो दृश्य देख रहे हैं या सोच रहे हैं वो लिखते हैं उसमें। अपना स्थान होता है जो, ठीक है, उसके बारे में, स्मारकों के बारे में, स्मारक जो फेमस प्लेस होते हैं, ताकि इसको पढ़ते समय आप अपना बचपन या वो सब चीज़ें आपको याद आ जाएं। फिर व्यक्तित्वात्मक भी है इसमें। ये जितने भी आप इन पॉइंटों को याद कर लेना, बाकी तो आप इसको एक्सप्लेन कर ही लोगे, क्योंकि इसके नाम से ही, वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा होगा। कि आपका व्यक्तित्वात्मक मतलब कि आप व्यक्ति के ऊपर कैसे होता है, जिसका खान पीन और पहनावा, सुख सुविधाएं, ठीक है, उसके घर बार के बारे में, मतलब ये सब चीज़ें व्यक्ति के बारे में। फिर रोचकता के बारे में कि आप चीज़ों से प्रेरित हों, इंजॉय करें, वो सब चीज़ें इसमें। तो बाकी मैं शॉर्ट में ही आपको समझा रही हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल एकांकिक में देश के कार्यालयों की स्थितियों को आपको इसमें बताना है कि जो देश के कार्यालय हैं, देश में जो भी बड़े बड़े भवन है, जो भी कार्यालय, उनके बारे में इसमें बताना है। तो बहुत बड़ा सवाल, ये एक कविता है जो आपकी बुक के एक चैप्टर होगा उसके अंदर से है। बहुत बड़ा सवाल एक आपको दे दे। अब ज़रूरी नहीं कि यही आपसे पूछे, इस पूरे जैसे कि चैप्टर है आपका, उसके अंदर बहुत बड़ा सवाल के बारे में पूछा है कि एक मेन होता है ना, एक मेन होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन, तो जो ने इस पे बारे में वो दूसरा भी पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए आपको अगर ये एक पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा उस चैप्टर में क्या था। अदरवाइज आप बुक भी ज़रूर से पढ़ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो इसमें हो तो सारे ही करके जाना, क्योंकि इसमें से फिर आपको कुछ एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल का जो है इसमें मोहन और राकेश हिंदी साहित्य के एक वो थे, ठीक है, नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। तो उन्होंने ही इसके ऊपर बात कही है कि जो आधुनिक कहानीकार हैं उन्होंने बताया कि जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, और जो सशक्त हस्ताक्षर हैं, मोहन राकेश एक इस टाइम पे अमृतसर में हुए थे कि उन्होंने यहाँ से विद्यालय अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है जो, आप ये तो पढ़ लेना। मोहन और राकेश द्वारा रचित बहुत बड़ा सवाल एक मध्य वर्ग से संबंधित है, कि जो मिडिल क्लास फैमिली उससे संबंधित है, कि कार्यालय और व्यवस्था में जनहित के झूठे नाटक का चित्रण किया गया है। इसमें एक झूठे नाटक का चित्रण किया गया है कि जो कार्यालय होती है, व्यवस्था होती है, जहाँ हम काम करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, उसके बारे में पूरा समझाया कि किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या उलझने होती है, क्या प्रश्नों का वो सामना करना पड़ता है वहाँ पे। तो मतलब वो एक उसके बारे में बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं। किसी भी प्रकार का ऑफिस हो सकता है, कार्यालय हो सकते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। तो और ये भी बताया कि इन सब समस्याओं पे बात भी होती है, समितियाँ होती है, गठित होती हैं, बातचीत होती है, पर इन्हों का तब भी कोई परिणाम जो है, अच्छा परिणाम नहीं निकलता। जो एक मजबूत परिणाम है या फिर एक ठोस परिणाम होना चाहिए, वो नहीं निकलता, चीज़ें नहीं सुधरती हैं जो भी हम फेस करते हैं अपने ऑफिस में जाके। तो वही इसमें बताया गया है। बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। पूरी सोसाइटी के ऊपर भी बताया गया कि हम सुबह इस टाइम जाते हैं, शाम को इस टाइम पे आते हैं, सरकारी नौकरी से थक हार के आते हैं, वहाँ पे जाके हमको डेली सेम चीज़ें, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें ही बताई गई हैं, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। इसमें एग्जाम्पल के साथ ही चीज़ें बताई गई जो रियल लाइफ में होती है, वो सब चीज़ें हैं। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। मुक्त बोध क्या होता है, उसके पत्रों का विश्लेषण करना है, किस प्रकार का ये पत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छोटी मोटी जो भी, एक मिनट,
देखिए, मुक्त वोट का जो पत्र है वो आप अपने जो विश्वसनीय मित्र होते हैं, फिर जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो आपके ज़्यादा करीबी होते हैं, उन पत्रों मतलब उन लोगों को लिखते हैं। ऐसा मतलब जिनके सामने आप अपने मन की सारी भावनाएं, सब चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं, सब चीज़ें बता सकते हैं, जो भी आपके छोटा मोटा दुख दर्द है, या फिर जो भी आप खुशी है या फिर नहीं खुशी है, और नॉर्मल भाषा का इसमें यूज़ होता है। ठीक है। और हर जो पत्र होते हैं उनमें विशेषताएं होती हैं कि इसमें मूल बात होती है, नॉर्मल बातें होती हैं, सुख दुख को शेयर किया जाता है, और जो लैंग्वेज है वो इजी होती है। इसमें औपचारिक रूप से ऐसा नहीं है कि औपचारिक रूप से बात होती है, अनौपचारिक रूप से भी बातें होती हैं इसमें। क्योंकि अनौपचारिक पत्र जब आप दोस्त को लिखते हो तो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक वो होता है जो आप अपने प्रिंसिपल को, ऑफिस में, ऐसे कहीं किसी को लिख रहे हो, वो औपचारिक होता है, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करते। तो वही इसमें बताया गया। इसमें भाषा लिपि जो है, भाषा शिल्प बहुत ईजी होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, अपनी नॉर्मल भाषा का इसमें यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें पत्र के बारे में पूछें तो वो आप इसमें बता देना है कि जो हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए, जो हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं वो सब के बारे में इसमें बताना है। वैश्वण वैश्वण की फिसलन निबंध के बारे में आपको इसमें बताना है। वैष्णव जो थे वो करोड़पति वैष्णव परेशान है। इसमें ये क्वेश्चन है कोई, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो वैष्णव फिसलन है, इसके निबंध के जो उसको एक्सप्लेन करना है, इस पर टिप्पणी लिखनी है एक व्यंग के ऊपर। वो जब आपके पास 2 नंबर का पैसा ज़्यादा हो जाता है, जो फ्रॉड तरीके से आता है, तो वह हमारा परेशानी का कारण बन जाता है ना, ये तो है। तो वो एक क्या होता है कि वो एक होटल खोलने के लिए सोचता है, लेकिन होटल खोलने और उससे मुनाफा कमाना दो अलग अलग बातें। हम सोच लेते हैं हम ऐसा करेंगे, पर वैसा करने में बहुत फ़र्क है और सोचने में फ़र्क है ना। हमने सोच लिया बट करने में बहुत डिफरेंट है। तो हमने सोच लिया हमें कोई 5 स्टार होटल खोलना है, बट वहाँ से कमाई और मुनाफे में डिफरेंट है, हम कैसे करेंगे वो सब चीज़ें। तो इसमें जो वैष्णव था उसको बहुत जल्दी कमाना था, तो वो मांस, मच्छी, मदिरा से कोसों दूर भागता था। मतलब इन सब चीज़ों से वो दूर भी था, और उनके बिना होटल नहीं चल सकता था। एक वैष्णव है इसके अंदर, तो उसके बारे में बताना है कि उसने क्या चीज़ें, क्या उसके फिसलन के ऊपर होते हैं ना, एक हमने भी पहले पढ़ा था, पत्थर की चोट वाला कुछ अभी पढ़ा था हमने पहले। तो वैसे ही ये भी है। आपको टाइटल दे दिया, उससे आपको पूरा समझाना है कि उस चैप्टर में इस बारे में क्या बात हुई है, इस पूरे छोटे से सेंटेंस के ऊपर क्या बातें हुई हैं, तो वो आपको इसमें बताना है। ये तो इसमें वही बताया कि जो वैष्णव नाम का व्यक्ति था वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, उसको मुनाफा कमाना था, बट उसको पता नहीं था कैसे कमाया जाए, और वो मांस, मदिरा इन सब से दूर था। बट इसके बगैर आपका जो होटल है वो चल नहीं सकता था। तो वो सब चीज़ों के ऊपर इसने ईश्वर की शरण में जाता है, मतलब कि वो भगवान की शरण में जाता है। वो सोचता है कि मैं धर्म पाखंड के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, तो वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, तो उनका नाम लेता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना, इजी सा है, छोटा सा। संस्मरण की भाषा शैली की विशेषता बतानी है इसमें कि होता क्या ये। तो श्रीमती महादेवी वर्मा जो थी, उन्हें संस्मरण पत्र के साथ ही की भाषा शैली श्रवण विद्या के सर्वथा अनुकूल है। मतलब कि विद्या के इसके अनुकूल में इन्हों की भाषा शैली है, कि आप समझ सकते हैं इसको। और इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पे संस्कृत कठिन शब्द वाली है। मतलब इसमें ना संस्कृत के शब्द भी हैं जो थोड़े आपको समझ आ भी नहीं भी आ सकते हैं, वो सब इसमें बताए गए हैं।
देखिए जो संत सिमरन जो शब्दावली है इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा भी गया है, तो इसके अंदर इसका प्रयोग भी हुआ है। तो इन्हों का कहना है कि इसमें कोई जब हम संत सिमरन शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो भी हम लिख रहे हैं बोल रहे हैं उसमें कोई डिफरेंट नहीं आता, उसका जो वैल्यू है उतनी की उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको समझाया गया है, तो आप इसको पोस्ट करके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इजीली। बाकी आगे देखते हैं हम। तो इसमें उदाहरण के माध्यम से बहुत समझाया गया है, तो आप इसको पढ़ लेना। जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है तो। जीने की कला के ऊपर निबंध करना है कि जीने की कला जो आपका चैप्टर है ये उसके अंदर क्या बातें बोली गई हैं। निबंध को गद्य की कसौटी, गद्य जो होता है उसकी कसौटी माना जाता है। इसमें भाषा की बात करें कि किस प्रकार की भाषा इसमें यूज होती है। इसमें व्याकरणात्मक जो भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें तद्भव तत्सव जो चीज़ें हैं उनों का प्रयोग या उनों की स्वीकृति की जाती है। सरल और सहज उसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसको पढ़ के इसके पॉइंट ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसे पैराग्राफ में इसको पढ़ेंगे और वैसे ही याद कर लेंगे तो आप भूल भी सकते हैं इसके मेन चीज़ें। तो आप पैराग्राफ को पढ़ के छोटा छोटा पॉइंट बना लें ताकि एग्ज़ाम में आप इसको एक्सप्लेन कर सकें और आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं उनके पॉइंट बहुत आराम से बन सकते हैं। अब शैली कैसी होती है इसमें वो इसमें बताया गया है कि समस्या मूलक जो है इसमें विवेचनात्मक शैली की प्रयोग किया गया है कि हम अपनी समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए और विवेक के उस पे। तो आप इसको यहाँ से पोज करके पढ़ लेना, जिसकी यहाँ से मिल गई जीने की कला में महादेवी ने। अब इसका यूज़ किया गया है जीने की कला में, इस वाले जो शैली है इसका प्रयोग किया गया है। देखिए मैं इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप जल्दी पीडीएफ बन जाए। तो पीडीएफ जो है बहुत लेंथी बन रही है कुछ दिन से, तो आप ये दोनों साइड देख सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ 8th क्वेश्चन आता है। 8th क्वेश्चन है मोहन राकेश के पठित डेयरी अंश की विशेषता बतानी है। तो मोहन राकेश जो है उनके बारे में इसमें बताना है कि उन्होंने डेयरी में अपने अकेलेपन, पीड़ा, ये सब हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना मोहन राकेश के ऊपर, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो वही देखिए जब आप एक बार पढ़ लेते तो आपको पता रहेगा कि इसके अंदर उन्हों के बारे में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने जो अकेलापन सहा, पीड़ा सही, बचपन में जो भी उन्होंने चीज़ों को फेस किया वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और उनको जो मानसिकता रूप से जो ठेस पहुंची थी या फिर रिश्तेदारों के उससे, तो वो सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। तो मैं एक बार ये वाले साइड जो है थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये वाले इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हों को आप ज़रूर से करके चल जाना। तो मैं पोज करके आप बाकी इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ तक इसका आंसर है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेना। पूस की रात जो कहानी है उसका मेन बात क्या है, उसका शीर्षक क्या है, उस कहानी का मेन मोटिव क्या है, तो आपको वो बताना है, यहाँ से टिप्पणी में देना है ये कि इसमें मेन शीर्षक तो यह है कि आप चित्रण का इसमें वर्णन करते हैं पूरी कहानी का, और एक रात की जो घटना होती है वो इसमें बताई जा रही है, और इसमें एक कंबल की बात की जा रही है।
जिसे खरीदने के लिए हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए जोड़े थे। ठीक है, इसमें पूछ की रात की जो कहानी है, मतलब एक रात की कहानी है जो ठंड की थी। उसके अंदर जो हल्कू था उसने बहुत मेहनत से 3 रुपए जोड़े थे ताकि वो कंबल खरीद सकते और अपनी जो सर्दी है वो ठीक हो जाए, जो काप कपा रहा है वो सब ठीक हो जाए। तो वो इसमें बातें पूरा उसके बारे में बताइए किस तरीके से उसने ये सब चीज़ें की। ठीक है, जूठन का प्रतिपादन करना है इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने जितने भी इसमें देखे इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। बाकी इसमें इतना मतलब टफ नहीं है ये, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। हिंदी का जो होता है, आप बस ये है कि आपको याद होना चाहिए कि इसके एक छोटे से वर्ड से पूरी कहानी क्या थी, ये याद होना चाहिए इसमें। नहीं, आप किसी और का ना लिख के आ जाइए, ये इसमें मेन चीज़ होती है। जैसे कि एक छोटा सा वर्ड आता है, हमने ऊपर जो पत्थर वाला पढ़ा था, तो एक छोटा सा आएगा, आपको पूरी उसकी कहानी फिर पता होनी चाहिए ताकि आप वो लिख सकें। ऐसे ही जो पूंछ की रात हमने देखी, वो आपको पता नहीं चाहिए कि उसमें क्या बात बोली थी, तो आप अगर उसके बारे में कहानी लिख के आ जाएंगे तो भी आपके उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पत्र विद्या की क्या विशेषता होती है वो इसमें बताई गई है कि उसको लिखते समय सही से लिखना चाहिए। ठीक है, पूरी उसमें बताई गई कि तालिका होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, निरमता होनी चाहिए, मतलब अच्छे भाव से लिखना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं वो आप इसमें देख लेना, क्योंकि आप ठीक ढंग से पत्र लिखेंगे तभी सामने वाला समझेगा आपकी बातों को। ये हमने ऊपर पढ़ा था अभी, यात्रा विकृता की व्यक्तिकता, ये हमने अब ऊपर पढ़ी थी, यहाँ टिप्पणी में वापस पूछी गई है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर से कर लेना। अब ये जो पर्सन, ये 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इसमें बताना है इस निबंध की किस शैली में प्रधानता है। आपको बताना है कि ये जो शैलियाँ इसमें दी गई हैं तो इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा प्रधान है। तो विवेचनात्मक शैली सबसे ज़्यादा प्रधान है इसमें। अब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है कि आपको टिक मार्क करना है, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ भी आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, अलग तरीके से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं सेम यही है, बट ये सारे तो आपको करके जाने ही है, प्लस और भी आ सकते हैं। तो आप ये सब पढ़ लेना। अब इसमें देखिए एक कहानी के बारे में बता दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में पूछे कि इसके अंदर किस की बात हुई है। तो मुन्नी ने हल्कू से, मतलब कि ये सब बातें इसमें लाइन दे देंगे, आपको पूछा जाएगा फिर उसमें। तुलसीदास किस भाव के उपासक थे, उन्होंने किस भाव के थे, सेवक के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। निराला की जो बेटी थी उसका नाम क्या था। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी जो दूसरी पीडीएफ स्टार्ट हुई है, ये दूसरी है, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको ऊपर वाली पीडीएफ के सेम भी मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन सेम होंगे वो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो ज़रूर करके जाना, और एक ही बार उसको पढ़ना, मतलब कि एक पीडीएफ में से उसको अच्छे से पढ़ लेना, या फिर दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं। निबंध की रचना योगी भारतीय परिवेशक ने ध्यान में रखकर सिद्ध करे कि महादेवी ने नारी समस्या का यथार्थ चित्रण किया। उन्होंने बताया कि महादेवी जो वर्मा है, उन्होंने नारी की समस्याओं का अच्छे से चित्रण किया है, बताया उनके बारे में। तो वो सब चीज़ें कि उन्होंने क्या क्या बताया कि नारी मुक्त आंदोलन चला, समाज सुधार आंदोलन चला, उनके जो श्रम वो करती हैं, जो उनको पूंजी मिलती है वो सब ठीक से मिले, शिक्षा ठीक से मिले, राजनीतिक में उनको नौकरियां मिले, प्रवेश मिले। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने विवरण किया है, तो सब चीज़ें आप यहाँ पे इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो इजी होता है और टफ भी होता है। इजी ऐसे होता है कि आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, बट उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो टफ होते हैं, आपको उनको सर्च भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप इनको पोस्ट करके पढ़ लेना, और इतना टफ नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में भी है इसमें। पत्र की अन्य गद्य विधाओं की तुलना करने की, जो पत्र और जो अन्य गद्य की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताना है। तो वो भी आप यहाँ से पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। पत्र और आत्मकथा, इसमें आत्मकथा के बारे में बताया जाता है कि आपका जो जीवन है, कैसे आपने सब कुछ करा है, वो सब चीज़ें इसमें रखी जाती हैं।
पत्र और संस्मरण ये हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें दो व्यक्तियों के बारे में, अनुभव के बारे में बताया जाता है, तीसरे व्यक्ति होता है इसमें, मतलब कि दो व्यक्ति जो बातें करते हैं, तीसरे व्यक्ति की ऐसे भी हैं इसमें। पत्र और डायरी जो होती है, डायरी आपको पता ही होगा, जो हम लिखते हैं उसके बारे में है, उसमें समानताएं क्या होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताइए, तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये पूरा एक पैराग्राफ सा टाइप का दे रखा है, तो इसके बारे में बताना है कि इसका क्या मतलब है, क्या चीज़, कौन सी बुक का मतलब कि किसने लिखा, किसके ऊपर बात हो रही है, मेन पॉइंट क्या था। पूस की रात वाला है ये वाला, तो ये देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि पूस की रात वाला इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है, प्लस इसके अंदर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इस कहानी में मेन चीज़ें क्या थी, किसके ऊपर बात हुई है, तो आपको ये सब खुद फिर उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो पूस की रात की कहानी है जो, ठीक है, और इसमें जो व्याख्या की गई है फिर वो यहाँ बताई गई है, उसकी विशेषता उसके अंदर क्या थी वो फिर यहाँ है। और इन ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इन सबकी यहाँ पे विशेषताएं बतानी है, मतलब इन सब में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। जूठन आत्मकथा जो भी हमने देखी थी वो वापस से पूछा गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसमें ये बताया कि जो दलित जीवन होता है, जो वो पीड़ा सहन करते हैं, असहनीय जो उनके साथ शोषण किया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। जूठन से तो आप समझ रहे होंगे जूठन किस प्रकार का है, कि हम जब हमारे पर कोई अत्याचार करता है, बहुत शोषण करता है, उस प्रकार से इसमें बातें बताई गई हैं। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि उनके गाँव में किस प्रकार से छोटे मतलब जो निचली जाति होती है उनके साथ भेदभाव होता था, किस प्रकार से गांव में जो महिला थी उनको खुले में शौच मतलब कि करने के लिए भेज दिया जाता था। पहले आपको पता ही है कि जो टॉयलेट्स हैं वो होते नहीं थे, तो जो महिलाएं थी वो बाहर जाती थी खुले में, तो वो सब चीज़ें बताई कि एक पीड़ादायक सब चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है, तो आप इसको पढ़ लेना इजीली। और स्वतंत्रता नहीं थी ठीक तरीके से, जो धर्म स्थल था वहाँ दलितों को नहीं जाने दिया जाता था, शिक्षा स्थल पे नहीं जाने दिया जाता था, जो कुएं होते हैं वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें इसमें बताइए कि दलितों के साथ क्या अत्याचार होता था, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उन्होंने अपने जीवन की जो पूरा वर्णन है वो बताया, बाकी जो उन्होंने देखा फेस किया वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर से कर लेना, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप ये सारे करके चल जाना, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। प्लस उसमें अंदर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो आप वो भी फिर अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको बुक के बारे में लगभग पूरी जानकारी हो ही जाएगी कि किसके अंदर क्या बात की जा रही है। बट कभी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप उसके आपको किसी एक क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए कोई, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट उसके बारे में आप उसको पढ़ के क्या समझ रहे हैं वही सब उसको लिख दीजिए उसमें अंदर, ताकि चेकर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चेकर होता है वो पूरी चीज़ें ना पढ़ के ये देखता है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो वहाँ पर भी कुछ नंबर मिल जाते हैं, ना कि आप खाली छोड़ के आ जाओ, तो खाली छोड़ोगे तो वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए कुछ भी लिखना बहुत ज़रूरी है। लेखक की जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है, लेखक की जो यात्रा थी उन्होंने किस प्रकार से, तो वही उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं अब इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको भी ये सारी वीडियो कवर हो जाए। तो अगर आप इस PDF चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है। प्लस अगर आप सॉल्व असाइनमेंट चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ, हैंड रिटन असाइनमेंट भी, और आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये तीनों जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, विद्यालय में निराला में भाषा तथा साहित्य के प्रति क्या बोध है उसको बारे में बताना है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। नेक्स्ट है तुलसीदास के जो संरचना है, शिल्प को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि किस प्रकार से उनकी संरचना है, या शिल्प है या शैलियाँ हैं, सबको यहाँ पे बताना है कि वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, एक कैसी भाषा का यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी इग्नू से रिलेटेड कोई की चीज़ें आपको पूछनी हो, कोई इंक्वायरी लेनी हो, तो आप उसके लिए भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर साई की व्याख्या शैली आपको बतानी है इसमें, व्यंग की जो होती है वो। फिर सबसे बड़ा सवाल ये वाला क्वेश्चन के अंत पूछा गया कि क्या था इसका आशय, क्या था, पूरा मेन मोटिव क्या था। शिक्षित के ऊपर था कि शिक्षा जो है वो सही से नहीं मिल पाती, नीचे वर्ग वाले जो लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, वो है। फिर मोहन राकेश डेयरी हमने ऊपर पढ़ा था कि उसकी मेन चीज़ें किसके ऊपर थी कि इसमें शक्ति के बारे में बात थी कि जो पावर होती है जो इंसान को, उसके बारे में बात की गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्रता, इसके बारे में आप देख लेना। तो अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इन लोग के टिक मार्क में आंसर देना है आपको। और ये क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से हैं कि जो आपकी बुक है उसके अंदर समझिए कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आपको वो चैप्टर का हिंट दे देंगे और पूछेंगे इसके अंदर इसका मेन किरदार किसका था, या फिर इसके अंदर किस चीज़ की बात हुई थी। ऐसे इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट पीडीएफ स्टार्ट हो गई है आपकी। तो ये क्वेश्चन जो है मैं अब इसमें आपको बस वीडियो चला ही देती हूँ, आप बाकी इसको पोज करके पढ़ लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाऊंगी। आप जिस वीडियो पे जिस सब्जेक्ट पे कमेंट करेंगे इस सब्जेक्ट की बनाना, तो फिर मैं उस सब्जेक्ट पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ बना दूंगी। और ये सब आप करके चल जाना, क्योंकि मैंने अभी बहुत दिन से बहुत कमेंट पढ़ रही हूँ, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सअप के बच्चों के, स्टूडेंट्स के, कि उन्होंने अभी तक कुछ स्टडी नहीं किया या फिर उनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है। तो आप ये करके जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप सोचिए अभी तक कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे पूरा टाइम निकल जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएंगे आपके। तो बिना सोचे समझे बस आप अपने अब स्टडी कंटिन्यू रखें। जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये सारे क्वेश्चन आंसर करके चल जाइए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो उससे अच्छा है कि कुछ पढ़ के जाओ, ताकि आप कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करके आओगे एटलीस्ट। तो इसलिए सारे आप करके चल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समुद्रता कुमारी चौहान जो है उनके बारे में उनका जीवन परिचय पूछा है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, तो आप देख लेना, दो तरीकों से पूछा गया है ये। नेक्स्ट वैष्णव के ऊपर है पिछले, नहीं हमने ऊपर पढ़ा था, वापस से यहाँ पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं, जो रिपीट हैं वो आप ज़रूर करके जाना, जो रिपीट नहीं है वो भी आपको, ये सारे ही क्वेश्चन करके जाने हैं, मतलब यही है पूरा। ये भी हमने ऊपर अभी पढ़ा था, तो वही क्वेश्चन आया है इसमें। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप मेरे को कमेंट कर देना कि अब किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपका कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को है, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँ। ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था, 7th क्वेश्चन जो है, बट आप ज़रूर वापस से पढ़ लेना, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। जिसमें क्वेश्चन है वैसे भी ये वो वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके जो बोलते हैं ना बुक होती है, बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कविताएँ होती है, वो सब है। तो ये आपके एग्जाम में तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए सब आप करके चल जाना। और जिन स्टूडेंट के पास अभी तक कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो वो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के कुछ चार्जेस है, अदरवाइज आप वीडियो को भी पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जिसके अंदर कार्यालय की बात हुई थी कि उसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर दो तो वहाँ लिखना कि इसकी विशेषता, इसमें ये शैली का यूज़ हुआ है, ऐसे सब लिखोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। हल्कू जो था उनके बारे में टिप्पणी करने की, हल्कू कौन था हमने पढ़ा था ना, वो जो थी
पास की रात, हाँ रात की पूछ ऐसे कुछ करके था अभी, तो वो वाला हल्कू वाला इसमें कि वो बहुत गरीब किसान का बच्चा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए कंबल तक खरीद पाए। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अगर आप एक टॉक पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा, फिर उस चैप्टर के अंदर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप लिख सकोगे वहाँ पे। जीने की कला को लेकर यहाँ पे बताना है कि महादेवी वर्मा ने उसके ऊपर क्या बातें बताई हैं। और एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के मत आना, अपनी स्पीड बना के रखना। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाना कि उसी पे आपने एक आधा घंटा लगा दिया, इसलिए बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैंने देखे हैं बच्चों के कमेंट और मैसेज आते हैं कि मैम हमारा लास्ट का क्वेश्चन छूट गया, या फिर हम 3-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। वो इसलिए क्योंकि आप क्या कहते हैं, आप पहले ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, लास्ट का छूट जाता है, टाइम नहीं बचता। तो इसलिए आप वॉच लेके जाइए, अपना टाइम को मैनेज करिए कि इतने इतने टाइम में मेरे को ये क्वेश्चन कवर करना है किसी भी तरीके से, और स्पीड शुरू से ही तेज रखिए। तो यहाँ पे अब ये वापस से ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये आए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी इग्नू से कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को मेरा नंबर, मेरा चैनल रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैं इग्नू के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर और हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड कराती हूँ। तो उन लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प हो सकती है। और इग्नू की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आई कार्ड को लेके, रिजल्ट को लेके, हॉल टिकट को लेके, डेट शीट को लेके, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।